कक्षा में आप सभी छात्रों का स्वागत है। मैं अलका तिवारी, शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय भोपाल से। कल हमने इतिहास की पुस्तक से अध्याय 5 यात्रियों के नजरिए और समाज के बारे में उनकी समझ लगभग 10वीं सदी से 17वीं शताब्दी तक का प्रथम भाग पढ़ा था। आज हम इस भाग में बाकी 2 यात्रियों के वृत्तांतों का अध्ययन करेंगे। कल हमने अपनी कक्षा में जाना कि यात्रा करना मानव की मूल प्रवृत्ति है। मनुष्य के विकास की यात्रा में यात्राओं या भ्रमण का महत्वपूर्ण योगदान है। यात्राएं हमें व्यावहारिक ज्ञान और आनंद देती हैं। यात्राओं का उद्देश्य ज्ञान अर्जन करना, मनोरंजन, व्यापार और संसार के विभिन्न भागों के बारे में अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करना भी होता है। इब्न बतूता यह भी एक विदेशी यात्री था। इब्न बतूता का जन्म 24 फरवरी 1304 को उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को प्रदेश के प्रसिद्ध तंजियार शहर में हुआ। जिस परिवार में इब्न बतूता ने जन्म लिया वह शिक्षित और काजियों का परिवार था। यह सम्मानित परिवार शरिया पर अपनी विशेषता के लिए प्रसिद्ध था। शरिया का तात्पर्य है, शरिया एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ अल्लाह द्वारा बनाए गए कानून से है। इब्न बतूता का पूरा नाम इब्न बतूता मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन इब्राहिम अल-अल्बाती अल-तंजी अबू अब्दुल्लाह था। है ना बेहद कठिन, इसीलिए उसे केवल अब इब्न बतूता के नाम से ही बुलाया जाने लगा। उसे यात्राएं करने का बेहद शौक था। यात्राओं का प्रारंभ 1332-33 में हिंदुस्तान के लिए प्रस्थान करने के पूर्व इब्न बतूता मक्का की जियारत अर्थात तीर्थ यात्रा कर चुका था। इसके अलावा वह सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान तथा पूर्वी अफ्रीका के कई तटीय व्यापारिक बंदरगाहों की यात्रा कर चुका था। केवल 22 वर्ष की आयु में वह यात्रा करने के लिए अपने घर से निकल पड़ा था। मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता 1333 में सिंध, मुल्तान, उच्च के मार्ग से होते हुए दिल्ली पहुंचा। उस समय दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। उसने मोहम्मद बिन तुगलक से मुलाकात की। सुल्तान इब्न बतूता की विद्वता से बहुत प्रसन्न हुआ और सुल्तान ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। इस पद पर वह बरसों रहा। बीच में उसकी और सुल्तान के बीच कोई गलतफहमी हो गई। सुल्तान ने नाराज होकर उसको कैद कर लिया। गलतफहमी दूर होने पर वह पुनः राजकीय सेवा में कार्य करने लगा। सन 1342 ईस्वी में सुल्तान ने उसे दूत के रूप में चीन जाने का आदेश दिया। वह मालाबार से मालदीव गया। वह 18 महीने तक काजी के पद पर रहा। चीन जाने से पहले वह बंगाल, आसाम और सुमात्रा गया। सुमात्रा से वह चीनी बंदरगाह नगर जैतनु, जिसको क्वानझू भी कहा जाता है, वहां भी गया। उसने बीजिंग को देखा। 1347 में उसने वापस घर जाने का निश्चय किया। जब वह घर वापस आया तो स्थानीय शासक ने उसे अपने अनुभव और अपने वृत्तांतों को, कहानियों को दर्ज करने के लिए कहा। इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया वृत्तांत रिहला कहा जाता है। इसमें
14वीं शताब्दी के भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में प्रचुर और रोचक जानकारियां दी गई हैं। चीन के विषय में उसके वृत्तांत की तुलना मार्को पोलो से की जाती है। उसने नवीन संस्कृतियों, आस्थाओं, मान्यताओं तथा जनसाधारण आदि के विषय में अपने मत को रिहला में कुशलतापूर्वक दर्ज किया है। यह विश्व यात्री जब 14वीं शताब्दी में यात्राएं कर रहा था, तब आज की तुलना में यात्राएं करना बहुत कठिन और जोखिम भरा कार्य था। मोरक्को जाने के पूर्व उसने उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया, भारतीय उपमहाद्वीप तथा चीन की यात्राएं भी की थी। लंबी यात्राओं में दूरी, लुटेरे, एकाकीपन, बीमारी आदि परेशानियां भी उसके सामने आईं, परंतु वह एक दृढ़ निश्चयी और हठीला यात्री था जो अपनी जोखिम भरी यात्राओं से तनिक भी विचलित नहीं हुआ और उसने अपनी यात्राएं जारी रखी। अनजाने को जानने की उत्कंठा। जब 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता दिल्ली आया, उसने बड़े पैमाने पर यात्राएं की, पवित्र पूजा स्थलों को देखा। उसने अपने यात्रा वृत्तांत में उस सदी के भारतीय शासकों, बंगाल के शासकों, कोरोमंडल तट के मुस्लिम शासकों का वृत्तांत व भारतीय मुद्रा आदि का हाल वर्णित किया। मूल रूप से उसने यह अरबी भाषा में लिखा, तत्पश्चात इसका अनुवाद उर्दू, फ्रेंच, जर्मन और अंग्रेजी भाषा में हुआ। मोरक्को में उसके भ्रमण वृत्तांत को तुहफत अल नज़ार फी गरायब अल अमसार व अजायब अल अफसार का नाम दिया गया। इब्न जुजाई को इब्न बतूता के श्रुत लेखों को लिखने के लिए नियुक्त भी किया गया था। इसकी एक प्रति पेरिस के राष्ट्रीय पुस्तकालय में आज भी सुरक्षित है। इब्न बतूता ने कुछ ऐसी चीजों के विषय में भी विवरण दिए हैं जिनके संदर्भ में उसके पाठकों में अभिरुचि जगी। नारियल और पान से उसके पाठक पूर्णतः परिचित थे। नारियल के लिए इब्न बतूता ने लिखा कि नारियल के वृक्ष का फल मानव सिर से मेल खाता है, क्योंकि इसमें भी मानो 2 आंखें और एक मुख है और इसके अंदर का भाग मस्तिष्क जैसा दिखता है। इससे जुड़ा रेशा बालों के समान दिखता है। नारियल को समझाने के लिए इब्न बतूता ने जो तुलनाएं की, क्या वो वाजिब हैं? आपको क्या लगता है? ये क्या सटीक वर्णन है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। पान का वर्णन करते हुए वह लिखता है कि पान को अंगूर की लता की तरह उगाया जाता है। इसमें कोई फल नहीं होता, पत्तियों का ही उपयोग किया जाता है। इसे खाने से पहले सुपारी ली जाती है और वह जायफल जैसी होती है। इसके छोटे छोटे टुकड़े रखकर पान की पत्ती में रखकर और मुंह में रखकर चबाया जाता है ना मजेदार? आपको क्या लगता है कि इस पान ने इब्न बतूता का ध्यान अपनी ओर क्यों आकर्षित किया होगा? इब्न बतूता ने भारतीय शहरों के विषय में भी वर्णन किया। इब्न बतूता लिखता है, दिल्ली एक बड़े क्षेत्र में फैला हुआ घनी जनसंख्या वाला शहर है। चारों ओर प्राचीर है। प्राचीरों के अंदर खाद्य सामग्री, हथियार, बारूद के भंडार गृह हैं। प्राचीर के निचले भागों में कई मीनारे हैं। इस दिल्ली शहर में 28 द्वार हैं जिन्हें दरवाजा कहा जाता है। इनमें से सबसे बड़ा दरवाजा बदायूं दरवाजा है। फलों के बगीचे, फूलों के बगीचे और कब्रगाहों का वर्णन भी इब्न बतूता ने किया है। इब्न बतूता दिल्ली को एक बड़ा शहर बताता है। उसका कहना है कि दौलताबाद, जो कि महाराष्ट्र में था, वो भी दिल्ली से किसी भी मायने में कम नहीं था
और आकार में दिल्ली को चुनौती देता था। अधिकांश शहरों में भीड़-भाड़ वाली सड़कें तथा चमक-दमक वाले रंगीन बाजार थे, जो विविध प्रकार की वस्तुओं से भरे थे। बाजार मात्र आर्थिक विनिमय के स्थान नहीं थे, बल्कि ये सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधियों के भी केंद्र थे। लोग दैनिक सामानों की खरीद फरोख्त करते थे, बातें करते थे, चर्चाएं करते थे, खाने पीने, नाच गाने का लुफ्त लेते थे। बाजारों में एक मस्जिद और एक मंदिर भी होता था। नर्तकों, गायकों और संगीतकारों के कला प्रदर्शन के लिए बाजारों में निर्धारित स्थान भी होते थे। इब्न बतूता उस समय के व्यापार का भी उल्लेख करता है। उस काल में अंतर्देशीय और विदेशी व्यापार की स्थिति काफी अच्छी थी। अंदरूनी व्यापार के लिए स्थानीय सौदागरों के यानी व्यापारियों के विभिन्न वर्ग होते थे, जैसे बुनाई, रंगाई, सूती कपड़ों पर नक्शे की छपाई, चीनी, धातु, पत्थर, ईंट, कागज, जूते, इत्र आसव, अस्त्र बनाने वाले व्यवसायी होते थे। भारतीय माल की मध्य तथा दक्षिण पूर्व एशिया में बहुत मांग थी, खासकर शिल्पकारी के वस्तुएं, सूती कपड़ों, रेशम, जरी, साटन की अत्यधिक मांग थी। व्यापारिक संबंध अफगानिस्तान, फारस, तिब्बत, भूटान और यूरोप के दूरस्थ देशों से भी थे। संचार की अनूठी प्रणाली। सभी जनसाधारण या आम लोग और सौदागर व्यापारी सहज रूप से आसानी से अपना जीवन और व्यापार चलाते थे। संचार प्रणाली सक्षम थी। मार्गों के किनारे यात्रियों व व्यापारियों को ठहरने के लिए सराय मतलब विश्राम गृह बनाए गए थे। यह सराय एक डाक चौकी का भी काम करती थी। इब्न बतूता ने इस समय की डाक प्रणाली को अत्यंत उन्नत बताया है। इब्न बतूता ने इन पोस्टल चौकियों को काफी प्रभावशाली कहा है। जहां सिंध से दिल्ली की यात्रा करने में 50 दिन लगते थे, वहीं गुप्तचरों की जरूरी खबरें इन पोस्टल चौकियों की चौकसी के कारण सुल्तान तक मात्र 5 दिनों में ही पहुंच जाती थी। इब्न बतूता लिखता है कि भारत में, हिंदुस्तान में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था है। जो डाक घोड़ों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जाती थी, उस अश्व डाक व्यवस्था को उलूक कहा जाता था। पैदल हारकारे जब डाक को एक स्थान से दूसरे स्थान को लेकर जाते थे, तो पैदल डाक व्यवस्था को दावा कहा जाता था। व्यक्ति जो हाथ में एक लंबी छड़ी लिए हुए, जिसके कंधों पर खतों की पोटली हुआ करती थी, छड़ी के ऊपर घंटियां लगी होती थी, उसे हरकारा या संदेश वाहक कहा जाता था, जो अत्यंत द्रुत गति या एक धावक जैसा तेज गति से चलता था। इस प्रकार मार्गों, परिवहन के साधनों और संचार के माध्यमों ने न केवल आम लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया, बल्कि ये संचार व्यवस्था राजनीतिक उद्देश्यों में भी महत्वपूर्ण योगदान देती थी। इब्न बतूता और दास प्रथा। दास प्रथा मनुष्य के हाथों मनुष्य के ही बड़े पैमाने पर उत्पीड़न की भयावह प्रथा है। जो सभ्यताएं मुख्यतः तलवार के बल पर बढ़ाई गई और टिकी रही, उनमें दासता या दास प्रथा ने खास भूमिका अदा की। इस प्रकार की प्रथाएं यूरोप में भी प्रचलित थी। इब्न बतूता ने भारतीय दास प्रथा के संदर्भ में अनेक साक्ष्य दिए। इब्न बतूता लिखता है कि बाजारों में दास किसी अन्य वस्तुओं की तरह खुलेआम बेचे या खरीदे जाते हैं। भेंट या नजराने के तौर पर दासों को आमतौर पर खरीदाए या उपयोग में लिया जाता है। जब इब्न बतूता सिंध पहुंचा, तो उसने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए नजराना पेश करने हेतु ऊंट, घोड़े तथा दास खरीदे। इब्न बतूता के अनुसार पुरुष दास का प्रयोग घरेलू काम करने में, पशुओं की देखरेख करने में, अस्तबल
पील खाने की देखरेख करने में किया जाता था। महिलाओं और पुरुषों की डोली और पालकी भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। दासियां या बांदियां महल, अमीर उमराव के आवास या हवेलियों पर घरेलू काम करने के लिए खरीदी जाती थी। यहाँ संगीत, नृत्य और गायन में भी निपुण होती थी। जन्मदिन, विवाह, कोई जीत का जश्न जैसे अवसरों पर यह उच्च कोटि के नृत्य और गीत भी प्रस्तुत करती थी। सुल्तान कई बार गुप्तचरी के लिए भी स्त्री दासियों का प्रयोग करते थे। यह उनकी रानियों के मनोरंजन एवं कार्यों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। इब्न बतूता के पद चिन्हों पर यात्रियों और लेखकों ने अल बिरूनी तथा इब्न बतूता से प्रेरणा ग्रहण करके उत्साहित होकर, जिज्ञासु होकर अनेक यात्राएं संपन्न की और अपने अपने अनुभवों या अपने यात्रा वृत्तांतों को लिखा। जैसे अब्दुल रज्जाक, समरकंदी, महमूद वली बल्खी, शेख अली हाजिन आदि। इनमें से अधिकांश ने भारत को अचंभों के देश के रूप में देखा। हमने इस भाग में इब्न बतूता का जीवन परिचय, एक आरंभिक और हठीले यात्री के रूप में इब्न बतूता के यात्रा के पथ के विषय में जाना, यात्रा की कठिनाइयों के विषय में जाना और इब्न बतूता के द्वारा लिखित ग्रंथ रिहला में उल्लेखित विषय वस्तुओं का अवलोकन किया। आप अध्याय में इस भाग को बेहद ध्यानपूर्वक एक बार अवश्य पठन करें। महत्वपूर्ण बिंदुओं या कठिन बिंदुओं को रेखांकित करें और इन अभ्यास प्रश्नों को हल करें। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? इब्न बतूता किस शासक के काल में भारत आया? रिहला के विषय में लिखिए। इब्न बतूता के पश्चात अब हम तीसरे यात्री फ्रांसवा बर्नियर के विषय में अध्ययन करेंगे। लगभग 1500 ईस्वी में पुर्तगालियों के भारत आगमन के पश्चात भारत की राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, रीति रिवाज तथा धार्मिक प्रथाओं के विषय में विस्तृत वृत्तांत लिखे गए। कुछ महत्वपूर्ण भारतीय ग्रंथों को यूरोपीय भाषाओं में अनुवादित भी किया गया। इन सुलेखक या ट्रैवलर्स या यात्रियों में जेसुइट रॉबर्टो नोबिली, दुआर्ते बारबोसा, मनुकी आदि बहुत प्रसिद्ध हैं। 1750 के पश्चात शेख इतिसमुद्दीन, मिर्जा अबू तालिब के नाम भी उल्लेखनीय है। अब हम फ्रांसवा बर्नियर के विषय में जानेंगे। फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस का निवासी था। उसका जन्म 1625 में फ्रांस में हुआ। वह एक चिकित्सक, राजनीतिक, दार्शनिक तथा एक इतिहासकार था। 17वीं शताब्दी में जब बर्नियर भारत आया तब भारत में मुगलों का शासन था। मुगल बादशाह शाहजहां जीवन के अंतिम दौर में थे और उनके चारों बेटे भावी शहंशाह बनने के संघर्ष में जुटे हुए थे। बर्नियर ने 8 वर्षों तक मुगल राज्य में काम किया। उन्होंने घटनाओं को बहुत नजदीकी से देखा। एक विदेशी की नजर से उस समय की घटनाओं को समझने की कोशिश की और उनके अनुभव क्या थे इसे समझने की कोशिश करेंगे अध्याय के इस अंश में हम सभी। वह मुगल काल में अवसरों की तलाश करते हुए 1656 में भारत आया।
वह 1656 से 1668 तक भारत में 12 वर्ष तक रहा और मुगल राज दरबार से गहरे संबंध बनाए। प्रारंभ में उसने मुगल सम्राट शाहजहां के सबसे बड़े शहजादे दारा शिकोह के चिकित्सक या डॉक्टर के रूप में काम किया। उन दिनों दारा शिकोह किसी बीमारी के शिकार थे और उसने सफलतापूर्वक उनका इलाज किया। थोड़े समय बाद वे मुगल दरबार के एक आर्मीनियाई अमीर दानिशमंद खान के साथ भी रहे, जो घोड़ों के सरदार के पद पर नियुक्त था। परंतु दानिशमंद उस समय मुगल दरबार का प्रतिष्ठित उमरा यानी अधिकारी था। यूरोप के ईसाइयों को, जो कि बेहद गोरे रंग के होते थे, उन्हें उस समय फिरंगी कहा जाता था। अपनी भारत यात्रा में बर्नियर ने भारत की राजनीतिक और सामाजिक स्थितियों का काफी बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने अपने इन सारे अनुभवों को, इन घटना वृत्तांतों को अपनी किताब ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर में संकलित किया। पूर्व और पश्चिम की तुलना। भारत में आकर बर्नियर ने भारत के अलग अलग हिस्सों की यात्राएं की और जो कुछ देखा उसके विषय में विवरण लिखे। सामान्यतः वह भारत में जो कुछ भी देखता था उसकी तुलना यूरोप से करता था। उसने अपनी प्रमुख कृति को फ्रांस के सम्राट लुई 14वें को समर्पित किया था। लगभग प्रत्येक दृष्टांत में बर्नियर ने भारत की स्थिति को यूरोप में हुए विकास की तुलना में बेहद दयनीय बताया। यद्यपि उसका आकलन हमेशा सटीक नहीं था। बर्नियर तथा अविकसित पूर्व। बर्नियर का ग्रंथ ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर अपने गहन प्रेक्षण, आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि तथा गंभीर चिंतन के लिए जाना जाता है। बर्नियर का यह ग्रंथ मुगलों के इतिहास को वैश्विक ढांचे में स्थापित करने का एक प्रयास भी माना जाता है। बर्नियर तथा भूराजस। बर्नियर के अनुसार भारत और यूरोप के बीच मूल अंतरों में सबसे बड़ा अंतर निजी भूस्वामित्व का अभाव था। उसे यह लगा कि मुगल सम्राट ही सारी भूमि का स्वामी है, जो इसे अपने अमीरों के बीच में बांटता है, और इसके परिणाम स्वरूप यह व्यवस्था समाज और अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं है। राज्य के मालिक होने के कारण भूधारक अपनी जमीन अपने ही बच्चों को नहीं दे पाते थे। इसी कारण वह जमीनों के प्रति उदासीन रहते थे। इसी के चलते कृषि का समान रूप से विनाश, किसानों का उत्पीड़न और उनके रहन सहन का स्तर भी निम्न था। बर्नियर का कहना था कि यूरोप में यह स्थिति बिल्कुल भिन्न थी। बर्नियर भारत में शासक वर्ग को राजस्व वसूल करने वाला बताता है, जो राजा प्रजा की सुरक्षा करने के बदले लेता था। लेकिन असल में ना तो यह लगान था, ना भूमि कर, बल्कि यह उपज पर लगने वाला कर था। बर्नियर और गरीब किसान। बर्नियर ने ग्रामीण कृषकों के विषय में एक उदाहरण दिया है। उसने लिखा कि यहाँ खेती अच्छी नहीं है, आबादी भी कम है, गरीब लोग जीवन निर्वाह के साधनों से भी वंचित हैं, कृषि योग्य भूमि भी कृषि विहीन है और मुगल गवर्नरों के बुरे व्यवहार से अत्यंत हताश होकर किसान जन गांव छोड़कर चले जाते हैं। बर्नियर भारतीय समाज को दरिद्र लोगों के जन समूह से बना हुआ वर्णित करता है। बर्नियर बहुत विश्वास से कहता है कि भारत में मध्य स्थिति के लोग ही नहीं हैं। बर्नियर मुगल सम्राट को भिखारियों तथा क्रूर लोगों का राजा बताता है। बर्नियर और गरीब किसान।
बर्नियर किसानों की स्थिति हिंदुस्तान में बेहद दयनीय बताता है। बर्नियर और भारतीय शहर। बर्नियर ने भारतीय शहरों का वर्णन करते हुए लिखा है कि 17वीं शताब्दी में जनसंख्या का लगभग 15% भाग हिंदुस्तान में नगरों में रहता था। यह औसत रूप से यूरोपीय नगरों से अधिक था। इतने पर भी बर्नियर मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर कहता है। उसका कहना था कि ये शहर विनष्ट तथा खराब हवा से दूषित थे। सभी प्रकार के शहर उत्पादन केंद्र थे, धार्मिक केंद्र थे, व्यापारिक नगर, बंदरगाह, तीर्थ स्थान आदि थे। शहरी समूहों में सेठ, महाजन, चिकित्सक, वकील, चित्रकार, संगीतकार, वास्तुविद, अध्यापक, जो कि पंडित या मुल्ला भी कहे जाते थे, इसके अलावा कुछ सुलेखक आदि भी होते थे। मुगल कालीन शहरों का भीड़ भाड़ से भरे और दूषित हवा से भरे होने का वर्णन बर्नियर करता है। बर्नियर और राजकीय कारखाने। संभवतः बर्नियर एकमात्र ऐसा इतिहासकार है जो राजकीय कारखानों की कार्यप्रणाली का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। बर्नियर इन्हें शिल्पकारों की कार्यशाला कहता है, जो कई स्थानों पर बड़े बड़े कक्षों के रूप में होते थे, जिनमें से एक कक्ष में कसीदाकार, दूसरे कक्ष में चित्रकार, तीसरे में रंग रोगन करने वाला, अन्य में सुनार, बढ़ई, दर्जी, मोची, रेशम, जरी, मलमल का काम करने वाले होते थे। शिल्पकार हमेशा कार्यरत रहते थे। कोई भी उनकी स्थिति में सुधार करने का इच्छुक नहीं था। यह सब राजकीय प्रश्रय में रहते थे। व्यापारी अक्सर व्यावसायिक संस्थाओं के माध्यम से संगठित रहते थे। ऐसे समूहों को पश्चिम भारत में महाजन कहा जाता था और उनके मुखियाओं को सेठ कहा जाता था। महाजनों के सामूहिक प्रतिनिधि को नगर सेठ कहा जाता था। उत्पादन केंद्र, व्यापारिक नगर, बंदरगाह व्यापारिक वर्गों के अस्तित्व को सूचित करते हैं। बर्नियर और सती प्रथा। सभी समकालीन यूरोपीय यात्रियों और लेखकों के लिए महिलाओं की समाज में स्थिति पश्चिमी और पूर्वी समाजों के बीच का अंतर स्पष्ट करने के लिए विशेष ध्यान आकर्षित करने वाली बात मानी जाती थी। इसलिए इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है कि बर्नियर ने सती प्रथा को अपने वृत्तांतों में स्थान दिया। उसने लिखा कि हालांकि कुछ महिलाएं प्रसन्नता पूर्वक मृत्यु को स्वीकार कर लेती थीं, परंतु अन्य महिलाओं को, अन्य स्त्रियों को मरने के लिए बाध्य किया जाता था। सती प्रथा की भयावहता का वर्णन उसने एक घटना के माध्यम से किया है। उसका कहना था कि इसके अलावा भी हिंदुस्तानी महिलाओं का जीवन कई चीजों के इर्द गिर्द घूमता था। महिलाओं का गृह संचालन, कृषि कार्यों में भागीदारी, उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान था। वे केवल घरों तक परिसीमित नहीं थी। काल रेखा। कुछ अन्य ऐसे और यात्रियों के विषय में हम जानेंगे जिन्होंने अपने वृत्तांत छोड़े। 10वीं 11वीं शताब्दियों में मोहम्मद इब्न अहमद अबू रहमान अल बिरूनी, जो कि उज्बेकिस्तान से थे। 13वीं शताब्दी में मार्को पोलो, जो इटली से। 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता, मोरक्को से। 15वीं शताब्दी में अब्द अल रज्जाक कमल अल दीन इब्न इसहाक अल समरकंदी, समरकंद से। अफानासी निकितिच निकतीन, ये भी 15वीं शताब्दी में रूस से। 16वीं शताब्दी में दुआर्ते बारबोसा, सईदी अली रईस, अंतोनियो मानसेरेते स्पेन से आए। 17वीं शताब्दी में महमूद बली बल्खी, पीटर मुंडी, जो बैप्टिस्ट बर्नियर, फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस से आए। एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई। फ्रांसवा बर्नियर लिखते हैं कि शिल्पकारों के पास अपने उत्पादों को बेहतर बनाने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं था। मुनाफा राज्य के द्वारा अधिग्रहित कर लिया जाता था।
लेकिन इन दो तथ्यों के साथ साथ बर्नियर एक समृद्ध व्यापारिक समुदाय के अस्तित्व को भी रेखांकित करता है।